क्या आप भी अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ में फर्स्ट टाइम एयर ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाला है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने अपनी 2 मंथ्स बेबी के साथ में एयर ट्रैवल किया था। जब हम फर्स्ट टाइम एयर ट्रैवल करते हैं तो एक्साइटेड भी रहते हैं अपने बच्चे के साथ में, बट बहुत सारी टेंशन भी रहती है कि कहीं हमारा बच्चा जो है वो फ्लाइट में परेशान ना करे। और बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम ऑनलाइन सर्च करते हैं कि जैसे कि ट्रैवल गाइडलाइन क्या है, हम कितने मंथ के बच्चे को ट्रैवल करा सकते हैं, सेकंड उनका आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या चीज ले जाना ज्यादा जरूरी रहता है, बच्चे को फ्लाइट में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं यही सारे टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शिवानी, आयुर्वेदिक गायनिकोलॉजिस्ट, और इस चैनल पर मैं बात करती हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। बट जैसे कि मैं अभी न्यू मॉम भी बनी हूँ तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि न्यू पेरेंट्स को जानना जरूरी रहता है, तो वो सारी चीजें भी मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को शेयर जरूर करें जो भी न्यू पेरेंट्स बने हैं एंड जो भी ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कब फ्लाई करना चाहिए। तो देखिए, एयरलाइन की तरफ से ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है कि आप इतने मंथ के बच्चे को ही ट्रैवल करा सकते हैं, आप 1 मंथ के बच्चे को भी एयर ट्रैवल करा सकते हैं। बट अगर मेरी माने तो 3 मंथ्स के बाद में ट्रैवलिंग का प्लान बनाएं, क्योंकि 3 मंथ्स तक जो इम्पोर्टेंट वैक्सीन है वो लग गई होती है, तो आपके बच्चे को इन्फेक्शन होने का चांसेस कम रहेगा। मैंने जो एयर ट्रैवल किया था वो 2 मंथ के बेबी के साथ में किया था। बाद में क्या हुआ था, उसको थोड़ा कोल्ड कफ हो गया था, क्योंकि जिस जगह गए थे थोड़ा सा वेदर चेंज था। तो ये सारी चीजें रहती हैं, क्योंकि वेदर चेंज रहेगा तो बच्चे को थोड़ा सा इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो 3 मंथ्स के बाद में अगर प्लान कर रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छा है, बट अगर आपको पहले भी जाना पड़ रहा है तो आप जा सकते हैं विद फुल प्रिकॉशंस। इसी में आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपका बच्चा प्री टर्म डिलीवर हुआ है, यानी कि टाइम से पहले डिलीवर हुआ है, उसका वेट कम था, तो सबसे पहले अपने पीडियाट्रिशियन से जरूर कंसल्ट कर दें कि अब उसको ले जाना ठीक है या फिर नहीं है, क्योंकि जो प्री टर्म बेबी रहते हैं उनको इन्फेक्शन के और भी ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो पहले पीडियाट्रिशियन से जरूर कंसल्ट करें, उसके बाद में प्लानिंग करें। सेकंड, हम बात करते हैं कि बच्चे का कितना टिकट फेयर लगता है, प्राइस क्या रहता है। तो बहुत रील्स में आपने ऐसा सुना होगा कि अंडर 2 इयर्स जो बच्चे रहते हैं उनका कोई टिकट नहीं लगता है, बट ऐसा नहीं है। मैंने डोमेस्टिक ट्रेवल किया था तो उसमें जो टिकट आपका रहता है उसका 10 to 15% जो आपका बच्चा है उसका भी लगेगा, भले से आप सीट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, लेकिन अंडर 2 इयर्स का भी जो फेयर है, प्राइस है, वो टिकट प्राइस रहता है। बट जो नॉर्मल प्राइस रहता है उसका 10 to 15% रहता है। आईडी की अगर हम बात करें तो जैसे सिक्योरिटी चेक इन पर हम अपना आधार कार्ड दिखाते हैं आईडी प्रूफ के लिए, तो यहाँ पर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी रहता है। अगर बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट वहां पे दिखा सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट एज ए आइडेंटिटी प्रूफ वहां पे चलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्योरिटी चेक इन की। तो जब आप एक बेबी को कैरी कर रहे हैं तो आपका जो सिक्योरिटी चेक इन है वो जल्दी करा देते हैं। सिक्योरिटी चेक इन के टाइम पे अगर आप स्ट्रॉलर यूज कर रहे हैं तो वो भी वहां पे चेक इन के लिए दिया जाता है और बाद में आपको दे दिया जाता है। तो जो स्ट्रॉलर है वो आप फ्लाइट तक, यानी कि जब तक आप प्लेन में बैठते हैं वहां तक आप ले जा सकते हैं स्ट्रॉलर को। फिर बाद में जब फ्लाइट में बैठते हैं उससे पहले वहां पे वो कलेक्ट कर लेते हैं, और फिर बाद में जैसे सिक्योरिटी चेक इन पे लगे जाता है उसी तरह से वो स्ट्रॉलर आ जाता है। अगर हम लगेज की बात करें तो जैसे कि फ्लाइट का लगेज का 1% का रहता है। एक तो हैंड बैग आप 7 kg ले जा सकते हैं और लगेज में 15 kg आप दे सकते हैं। जब आप इन्फेंट को लेके जा रहे हैं अंडर 2 इयर्स तो उनका हैंड बैग आप ले जा सकते हैं 7 kg तक, तो वो उसमें इंक्लूडेड रहता है। अब कुछ ऐसी बातें जिनका आपको खास ध्यान रखना है, जैसे कि सबसे पहले फ्लाइट का टाइम। तो आप फ्लाइट उस टाइम की बुक करें जिस टाइम पे आपका बच्चा जो है वो ज्यादा सोता है। तो बच्चा जब आराम से सोता रहेगा तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो हमारी जो फ्लाइट थी वो अर्ली मॉर्निंग की थी। मेरे बेबी का जो स्लीप शेड्यूल था उस हिसाब से मैंने फ्लाइट बुक की थी। सुबह में वो 9 बजे तक सोती रहती है अच्छे से, तो हमारी जो फ्लाइट थी वो 5 बजे के करीब की थी। तो उस टाइम पे उसने कोई भी परेशानी नहीं हुई मुझे, वो आराम से सोते हुए गई। तो आप अपने बच्चे के स्लीप के पैटर्न के अकॉर्डिंग फ्लाइट बुक कीजिए। सेकेंड थिंग, बच्चे को कैरी करने के लिए या तो आप स्ट्रॉलर या फिर कैरियर बैग जो आते हैं वो आप ले सकते हैं। अगर आपका बच्चा 3 महीने से छोटा है, यानी कि 3 मंथ्स तक है, तो वो कैरियर बैग में उतने अच्छे से नहीं आ पाता है। मतलब मुझे जहां तक लगता है, माय पर्सनल एक्सपीरियंस,
स्ट्रॉलर आप यूज करेंगे तो उसमें बच्चा क्या आराम से सोता रहेगा एयरपोर्ट पे जब आप बैठे रहेंगे, तो उसको कोई भी परेशानी नहीं होगी, तो आप स्ट्रॉलर यूज कर सकते हैं। स्ट्रॉलर जैसे कि मैंने पहले बताया, जब तक आप फ्लाइट में बैठते हैं तब तक आप स्ट्रॉलर यूज कर सकते हैं। थर्ड थिंग, जितनी भी इसेंशियल चीजें हैं बच्चे की, जैसे डायपर है, एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ जरूर रखिएगा, क्योंकि बच्चा कब गंदा कर सकता है वो पता नहीं रहता है। तो बच्चे के क्लोथ है, डायपर है। अगर आप फीडिंग मतलब बच्चा फीडिंग नहीं करता है, ऊपर का दूध लेता है, तो उसके बॉटल्स और मिल्क वगैरह वो सब आप अलग एक्स्ट्रा बैग में रखिए। फीडिंग करा दें तो एक नर्सिंग कवर वगैरह उसमें रखें, और एक आप अपना भी एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ बाहर वाले बैग में रखें, ताकि अगर आपके भी कुछ कपड़े पे कुछ गंदा हो जाता है, गिर जाता है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो जितनी भी काम की चीजें हैं वो आप अलग हैंड बैग में रखें, ताकि आप उसको कैरी कर सकें। सीट बुक करते टाइम एक और आप ध्यान रख सकते हैं कि आगे की सीट बुक करें, क्योंकि उसमें लेग रूम जो रहता है वो ज्यादा मिल जाता है, तो आप आराम से बच्चे को लेके बैठ सकते हैं। नेक्स्ट, जब आप एयरपोर्ट पे जाएं तो थोड़ा सा टाइम लेके जाएं, ताकि आपको हड़बड़ी ना रहे, आप आराम से सारी चीजें करा सकें, सिक्योरिटी चेक इन वगैरह आराम से आप अपना लगेज दे सकें, तो सब चीजें स्मूथली रहें, इसलिए आप थोड़ा सा टाइम लेकर चलें। तो सबसे ज्यादा जो डर रहता है वो ये रहता है कि बच्चों के कानों में दर्द ना हो। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, छोटा बच्चा है तो आप उसको फीडिंग करा सकते हैं। फीडिंग जब बच्चा करता है तो ये जो लोअर जॉ रहता है ये वर्क करता है, तो उसकी वजह से जो प्रेशर है कानों पे वो कम पड़ता है, तो वो आप कराएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपका बच्चा सो रहा है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेरी बेबी जो थी वो उस टाइम सो रही थी, उसको कोई भी पेन वगैरह कुछ फील नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे आपको फीडिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो अगर आपका बच्चा जाग रहा है तो उसको थोड़े टाइम पहले मीन्स गेम में कुछ एंगेज रखें, उस टाइम पे फीडिंग ना करें। जिस टाइम पे फ्लाइट का जाने का टाइम हो उस टाइम पे कराएं, ताकि उसको कोई भी पेन वगैरह ना फील हो। अगर आपका बच्चा बड़ा है, 6 मंथ या उससे बड़ा है, तो उस टाइम पे बच्चा अगर नहीं सो रहा है तो उसको किसी न किसी चीज में एंगेज रखें। जैसे कि आप उसके लिए टॉयज ले सकते हैं, तो वो टॉयज में थोड़ा खेलते हुए एंगेज रहेगा। बुक्स वगैरह कलरफुल बुक्स ले सकते हैं, तो आप उनको दिखा सकते हैं। कुछ भी बच्चे को म्यूजिक सुना सकते हैं, काम म्यूजिक, ताकि बच्चे को कुछ भी अनकंफर्टेबल ना रहे। अगर बच्चा जैसे कि 5-6 मंथ में बच्चा बहुत माउथिंग करता है, हर चीजें मुंह में डालता है, तो उसके लिए कुछ सॉफ्ट टॉयज रख सकते हैं, ताकि वो उनके साथ में अच्छे से खेल सकता है। तो बच्चा जितना एंगेज रहेगा तो वो फ्लाइट में परेशान नहीं करेगा। तो इस तरह से आप अपनी फ्लाइट प्लान कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी एंड सेफ ट्रेवल।